जब भी आप अपनी जन्म कुंडली को देखें तो उसमें सबसे पहले बेसिक्स को डिटरमाइन कर लें। बेसिक्स में इन बातों को जानना जरूरी है कि आपका जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में है। तो इस जन्म कुंडली के कॉपी में आप देख सकते हैं कि इसमें चंद्रमा शुक्ल पक्ष में है और तिथि दशमी है। नक्षत्र का भी उल्लेख आवश्यक है। देखिए, ये आश्लेषा का पहला पद है और मंडे को जन्म हुआ है, धृति योग है और तेतिल करण है। सूर्योदय का भी उल्लेख है और सूर्यास्त का भी उल्लेख है। इसके बाद अन्य डिटेल्स में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे जातक का नाम है और अगर अभी जातक का नाम नहीं लिखा गया है तो जातक के पिता का नाम मेंशन कर दें, क्योंकि नामकरण का भी एक संस्कार होता है। तो नामकरण के संस्कार में आपको एक सही तिथि में ही बच्चे का नामकरण होना चाहिए। तब तक आप पिता का नाम दे सकते हैं, सन ऑफ फलाना फलाना। डेट है 11/4/2022 और टाइम सही होना चाहिए, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ, क्योंकि कुछ सेकंडों में भी कुंडली पूरी की पूरी बदल जाती है। और जन्म का स्थान है धनबाद है। जेंडर है मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, क्योंकि फीमेल में सेम कुंडलिनी का एक्सप्रेस कुछ और होता है और मेल में कुछ और होता है। और ये अन्य सारी चीजें हैं। इसमें मंगल दोष भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कि मंगल दोष है, लो है, कहीं कहीं पर हाई होता है, कहीं वेरी हाई होता है। राशि है, ये करंट डेट है और बैलेंस ऑफ दशा है, मतलब कि अभी और कितनी दशा बची है, कौन से ग्रह की महादशा है। जैसे इसमें मर्क्यूरी की महादशा का बैलेंस बचा है 15 साल 3 महीने 9 दिनों तक और जारी रहेगी मर्क्यूरी की महादशा। तो ये सारे कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। और ये अष्टक वर्ग की कुंडली है जिसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। और किस भाव का अष्टक वर्ग सबसे ज्यादा हो, जैसे कि इसमें 35 है, एक जगह पे 37 है और एक जगह पे 28 है, एक जगह पे 32 है। तो इन भावों का जो एक्सप्रेशन होगा, इन भावों का जो उसके कुंडली में जो असर होगा वो काफी अलग होगा और वो समूचे जीवन को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 9वें भाव में 37 अष्टक वर्ग है। तो ये 37 जो नंबर है ये उसके अचेतन मन में पड़ी हुई रेखाएं हैं जिसको हील करने की जरूरत है। नहीं तो वो बिल्कुल चीख करके वो फैक्ट्स बोलेंगे और डिमांड करेंगे, हॉन्ट करेंगे, आपको रिमाइंड करवाएंगे कि पहले इन चीजों को हील करो, हेल्दी बनाओ। स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और आपके मन को स्वस्थ करने के बाद ही आपका मन आपके किसी अच्छे कार्य में साथ देगा। यहाँ पे कारकांश कुंडली है। कारकांश कुंडली का मतलब है कि इस जातक का जो एक्चुअल लग्न है ना वो है मिथुन लग्न और लग्न का जो है डिग्री 2 डिग्री पे है, 52 कला और 46वीं कला। तो इसी तरह से मंगल है, शुक्र है, सूर्य है, बुध है, शनि है, चंद्रमा है, गुरु है, राहु है, नेपच्यून है, यूरेनस है, केतु, प्लूटो है। इनमें से सूर्य यहाँ पे अकेला 10वें भाव में है। अगर सूर्य के साथ कोई ग्रह नजदीक में हो तो वो ग्रह या तो अस्त हो जाता है या जल जाता है। सूर्य जिस भाव में रहे उस भाव को जला देता है। जैसे अगर सूर्य 7वें भाव में है तो वैवाहिक जीवन को जलाने का, दाह करने का काम करता है, बर्न करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जातक का जीवन जो है वैवाहिक जीवन वो जल के नष्ट हो जाएगा, बट किसी समय में, क्योंकि ये जो डिग्री होती है 30 डिग्री का एक हाउस होता है और 30 × 12 360 डिग्री का पूरा गोचर आकाश होता है, जिसमें कि आधा धरती के ऊपर होता है, आधा धरती के नीचे होता है, आधे में दिन होता है, आधे में रात होती है। तो सूर्य जिस जगह पे रहता है कम से कम उस एरिया को वो जला देगा। और वैवाहिक जीवन के सारे वर्षों में कुछ वर्षों में विवाद ज्यादा हावी रहेंगे और बाकी नेचर में क्रोध रहेगा, तेज आवाज में डांट डपट बोलना, लड़ना झगड़ना, तेज गुस्सा, अचानक चढ़ने वाला गुस्सा। ये सूर्य का दे। सूर्य स्वाभिमानी बनाता है ना, सम्मान का भूखा होता है। तो जातक भी अपने रिश्तों में स्वाभिमान की अपेक्षा करने लगता है। अगर 7वें भाव में सूर्य की जगह मंगल होता तो मंगल कलह करके विवाह को विच्छेद कराने का काम करता और राहु षड्यंत्र करता, और अगर केतु यहाँ होता
तो केतु वैराग्य कर देता, वो जातक के दिमाग में ऐसे विचार भर देता कि ये सब कुछ धोखा है, दुनिया धोखा है, झूठ है, चलो इस सब में समय लगाना बेकार है, चलो सही काम करो, सही काम करके अपने जीवन को बदल डालो या मोक्ष की प्राप्ति कर लो। केतु ऐसे विचार डाल सकता है। तो लेकिन काम सबका एक ही है, विच्छेद कराना, किसी भी तरह से अलग कराना। खैर, इस कुंडली में सूर्य जो है वो अकेला है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर 4 ग्रह साथ में, शुक्र, मंगल, गुरु, नेपच्यून, तो इस तरह से अगर एक भाव में सूर्य के नजदीक में कोई भी ग्रह हो तो उसकी डिग्री को आप यहाँ से देख लेंगे। जैसे सूर्य 27 डिग्री का है और मान लीजिए कि इसी भाव में गुरु होता और 29 डिग्री का होता तो गुरु जल जाता, अस्त हो जाता, गुरु का प्रभाव निष्फल हो जाता और कोई भी शुभ लाभ अगर मिलने वाले होते तो नहीं मिलते। तो ये लग्न कुंडली है। बट यहाँ पर जैसे 3 लिखा है ना, मिथुन लग्न, तो इस कारकांश कुंडली में वैसा है नहीं। इस कारकांश कुंडली में भी 3 लिखा है, लेकिन इस कारकांश कुंडली में आपको ये पता चलेगा कि कौन सा भाव सबसे ज्यादा मजबूत है। तो इसकी कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल मजबूत भाव 3 था, इसीलिए यहाँ पर 3 ही कारकांश कुंडली में भी आया है। बाकी सारे प्लैनेट भी वैसे पड़े हैं जिनकी कारकांश कुंडली में कोई और राशि मजबूत होती है तो वही उनका मजबूत लग्न बन जाता है। और इसमें जो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है नवांश कुंडली। कि मान लीजिए कि लग्न की कुंडली में कोई ग्रह जो है उच्च अवस्था में है, मान लीजिए जैसे कि सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाता, लेकिन अगर इस नवांश कुंडली में सूर्य मान लो जैसे कि मीन राशि का है, यहाँ पे भी मीन राशि का है, जैसे बुध है, आप देखेंगे कि बुध यहाँ पर मेष राशि में है लेकिन नवांश कुंडली में वृष राशि में है और अष्टम भाव में है। यहाँ पर बुध एकादश भाव में था, यहाँ अष्टम भाव में था, यहाँ मेष राशि में था, यहाँ वृष राशि में है। तो सब ने अपना अपना पोजीशन यहाँ पे बदल लिया है और ये कुंडली ही फाइनल डिटरमाइन करती है कोई भी प्रेडिक्शन करने के टाइम में। इसको देखना बहुत जरूरी है। और तीसरी कुंडली है चंद्र। चंद्र को हम लग्न में रखते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी ग्रहों की डिग्री दी गई है, क्योंकि कुछ ऐसी राशियां हैं, कुछ ऐसे भाव हैं जो कि जिनको कि हम आने वाले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जन्म कुंडली के बारे में। तो ये इस वीडियो में आपको हम इतना बता रहे हैं कि किन्हीं किन्हीं राशियों में 0 से लेकर 15 तक ग्रह ज्यादा बलवान होते हैं और किसी में 15 से 30 के बीच में ज्यादा बलवान होते हैं। और इसमें नक्षत्र भी दिए हुए और नक्षत्रों का चरण भी। जितना जन्म राशि को जानना जरूरी है उतना ही नक्षत्रों को भी जानना जरूरी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जिस भी भाव में 2, 3 या 4 ग्रह जमा हैं, वो भाव अगर उसको आप लग्न में रख करके कुंडली को देखें तो वो भी बहुत बड़ा आपका टॉर्च बियरर बनता है। और इतने सारे ग्रह जहाँ एक भाव में जमा होंगे तो वो भाव हो गया ना इम्पोर्टेंट, हो गया अपने आप इम्पोर्टेंट हो गया। और इन नक्षत्र के चरणों के साथ साथ डिग्रीज के साथ साथ महादशा को देखते हैं कि अभी आपके जीवन में कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है। और जैसे मान लीजिए कि इसकी कुंडली में भी 2037 तक, देखिए इसकी कुंडली में भी 2037 तक बुध की महादशा है और इसके बाद फिर 2044 तक केतु की महादशा शुरू हो जाएगी, फिर शुक्र की महादशा 2064 तक चलेगी। तो ये जो छोटा बच्चा है इसके 120 साल के जीवन को स्टैंडर्ड मान करके 2140 ईस्वी तक की कुंडली दिखाई गई है, बनाई गई है। और जब भी हम आपकी कुंडली बनाते हैं तो ऐसे ही डिटेल में बनाते हैं। इसमें विंशोत्तरी अंतरदशा है, यहाँ पर लिखा हुआ है विंशोत्तरी अंतरदशा। और इसमें महादशा के अंतर्गत अंतरदशा है, जैसे बुध की महादशा के अंतर बुध की अंतरदशा 17/12/2022 तक है, 17 दिसंबर 2022 तक। फिर केतु की अंतरदशा 14 दिसंबर 2023 तक चली जाएगी। और इस तरह से ये उसके सारे भविष्य का हाल हम यहाँ जान सकते हैं कि कब समय अच्छा रहेगा, कब बुरा। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक कोष्ठक स्थान खाली छोड़ दिया गया है, जहाँ पर कि अगर उसका समय अच्छा है तो उसे हम टिक कर देंगे, अगर समय खराब है तो उसे क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से जब आप कुंडली बनवाते हैं, ये एक सैंपल कुंडली है, तो आपको पूरी डिटेल में जन्म कुंडली का फलादेश लिख के दिया जाता है। और ये 3 पेज हमने प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्मांतर दशा के लिए खाली छोड़े हैं, जो कि तैयार हो रही है कुंडली।
और इसमें इस जातक के जीवन के कुछ विशेष फीचर्स दिए गए हैं भाग्य के बारे में और चैत्र के बारे में, जो कि बहुत ही बहुमूल्य हैं और जो कि हम आपको आपके बारे में तभी बता सकते हैं जब आपकी जन्म कुंडली हमारे पास है। यहाँ पर मिथुन लग्न का फलादेश है और यहाँ पर दूसरे भाव में चंद्रमा का क्या फल होगा, यहाँ पर षष्ठ भाव में केतु का क्या फल होगा और यहाँ पर अष्टम स्थान में शनि और प्लूटो का क्या फल होगा, इसे स्पेशल स्टडी करके रिसर्च करके बताया गया है। और इसी तरह से अन्य भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं कि यहाँ पर नवम भाव में शुक्र, मंगल, गुरु और नेपच्यून, ये 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए, इसका क्या फल होगा। दसम में सूर्य का क्या फल होगा, 11वें में बुध यूरेनस का क्या फल होगा, 12वें में राहु का क्या फल होगा। और इसकी कुंडली में एक भी ग्रह अस्त नहीं है, एक भी ग्रह वक्री नहीं है राहु और केतु को छोड़ करके, क्योंकि वो नेचुरली वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं। तो ये एक असाधारण कुंडली मेरे हाथ में आई है। इसमें एक भी ग्रह न तो अस्त हो, एक भी ग्रह वक्री नहीं है, बस एक को दोष है, वो ये है कि सारे ग्रह राहु और केतु के अंदर में है और कालसर्प योग बन रहा है। और इतने सारे पेजेज अभी इसमें फलादेश लिखे जाने बाकी हैं। हम आपकी कुंडली लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं लिखने के लिए, इसके बाद आपकी कुंडली जैसी हम बना के देते हैं। ऐसी कुंडली आप किसी और ज्योतिषी के पास नहीं बना सकते हैं, इसीलिए आप अपना जन्म का समय हमें दे सकते हैं और हम आपकी बहुत ही अच्छी कुंडली फलादेश पूरा जीवन का कच्चा चिट्ठा लिख करके आपको तय समय में दे सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।